स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? तो आज हम करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये नया यूनिट स्टार्ट है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है वर्क। वर्क क्या होता है? काम करना, है ना? काम करना होता है कि नहीं, राइट? लेकिन फिजिक्स में हमारे पास आप जितना मर्जी काम करते रहो, लेकिन हम उसको ज़ीरो भी कर देंगे। जैसे मान लो आप पुली है, पुली को आप पैसे देते हो कि नहीं? काम करने के पैसे देते हो, राइट? वो काम ही नहीं कर रहा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। थोड़ा सा काम कर रहा है वो, उससे ज़्यादा काम ही नहीं कर रहा। आप घास लेके आते हो खेतों में से, सिर के ऊपर रख के, या कोई सामान लेके आते हो, राइट? कोई ब्रीफ केस है, कुछ भी आप लेके आते हो घर को, वो काम नहीं। आप सारा दिन इस दीवार को धक्का देते रहो, कोई काम नहीं। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब फिजिक्स में हमारे पास आप चाहे काम करते भी रहो, फिर भी हम उसको बोलेंगे कि हम प्रूफ कर देंगे कि आपने वर्क जो है वो ज़ीरो किया, राइट? तो वर्क है क्या? फिजिक्स में हम वर्क किसको बोलते हैं? हम फिजिक्स में वर्क क्या बोलते हैं कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं और बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस हो रही है। मतलब जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी डिस्प्लेस होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, मतलब वो हिलनी चाहिए, राइट? चाहे थोड़ी सी भी हिलनी चाहिए, वो आगे की तरफ जानी चाहिए, राइट? उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट जो है वो होनी चाहिए। तब हम क्या बोलते हैं कि हमने वर्क किया। अदरवाइज़ आपके सामने दीवार है, उसको आप चाहे 10 दिन धक्का लगाते रहो, वो दीवार मूव नहीं करेगी, क्योंकि वो पक्की है, सीमेंटेड है। इतनी मोटी दीवार नहीं हिलेगी, तो आपका वर्क डन वहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। आप चाहे सिर के ऊपर 10 क्विंटल भार लेके यहाँ से 20 किलोमीटर चलते जाओ पैदल, आप बोलोगे हमने काम किया, कोई काम नहीं किया। ये हम प्रूव करेंगे, राइट? तो फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं कि वर्क क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास बॉडी है, आप इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो और ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है थ्रू अ डिस्टेंस एस या थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एस, तब वर्क डन होगा। अगर मान लो आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और ये नहीं हिल रही है, तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? राइट डाउन, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, when a force applied on a body displaces the body through a certain distance in the direction of applied force, through a certain distance in the direction of applied force, तब हम बोलते हैं कि वर्क हुआ, राइट? क्लियर है? तो इसका मतलब वर्क क्या हुआ कि आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, वो सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर चली गई। तो वैसे एक्चुअल में वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? आपने तो यही पढ़ा 9th क्लास में, यही पढ़ा ना? A man tries to push the wall of a house but fails. So work done by that man is zero, क्योंकि वो वॉल जो है वो डिस्प्लेस नहीं है, राइट? क्लियर? अब यूनिट ऑफ वर्क पता चल गया कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेस होनी चाहिए थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, तब हम बोलेंगे कि वर्क जो है वो डन हुआ है। अब यूनिट ऑफ वर्क देखेंगे हम, यूनिट्स ऑफ वर्क। वर्क की डेफिनेशन पता चल गई, और सिंपल अगर हम वर्क कहेंगे तो वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क डन? Unit
वर्क, पहले हम बोलेंगे यूनिट वर्क. यूनिट वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ यूनिट फोर्स डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ यूनिट डिस्टेंस. यूनिट वर्क मतलब W1 का होगा जब आपके पास फोर्स जो है वो 1 न्यूटन होगी और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगी, तब आप यूनिट वर्क होगा. सो वर्क इज सेड टू बी डन, ध्यान से सुनना, वर्क इज सेड टू बी डन, यूनिट वर्क is said to be done. कब होगा? यूनिट वर्क is said to be done if a unit force displaces a body through unit distance in the direction of force. पूरी कर लेना कंप्लीट डेफिनेशन. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. क्वेश्चन के होता है कि डिफाइन यूनिट वर्क. यूनिट वर्क की डेफिनेशन है, यूनिट वर्क इज सेड टू बी डन इफ अ यूनिट फोर्स डिस्प्लेसेस a body through unit distance in the direction of force. ठीक है, क्लियर है. इसमें भी बेटा एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है, इसमें भी है एब्सोल्यूट और ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स. एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स पहले आता है, जैसे एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स था, इसमें भी है एब्सोल्यूट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क. यूनिट ऑफ वर्क देखो, सीबीएसई चाहे आपका सिलेबस कम किया है, लेकिन हमने कुछ नहीं छोड़ना है. मैंने आपको पहले बोला है सारा कुछ करवाना है. बाद में आप ये ना बोलो कि हमें ये कभी करवाया ही नहीं था. सारा कुछ करवाएंगे हम, पेपर में नहीं आया लीव दैट, लेकिन हमें सारा कुछ करना है. यूनिट्स ऑफ वर्क पहले है हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क या एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क. इधर हम करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स. ठीक है, एक हमारे पास एब्सोल्यूट है, दूसरा क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिट. किसके? वर्क के. अब हम डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट यूनिट. एब्सोल्यूट यूनिट क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी वन एब्सोल्यूट यूनिट. राइट डाउन एब्सोल्यूट यूनिट की डेफिनेशन लिखो. वर्क इज सेड टू बी one absolute unit if unit absolute force displaces a body through unit distance in the direction of the force. Right? Work is said to be one absolute unit if unit absolute force displaces a body through unit distance in the direction of force. Right? ये हो गया absolute का. इसके भी दो पार्ट है. ग्रेविटेशनल यूनिट्स, इसके भी दो पार्ट. अब ग्रेविटेशनल यूनिट की डेफिनेशन लिखो. ग्रेविटेशनल यूनिट की डेफिनेशन लिखो. वेरी गुड. लिखो. वर्क इज सेड टू बी ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क. Work is said to be gravitational unit of work if unit gravitational force
displaces the body through unit distance in the direction of force. Through unit distance in the direction of force. I am repeating it again. ध्यान से. Work is said to be gravitational unit of work if unit gravitational force displaces the body through unit distance in the direction of force. Okay, clear? अब हम क्या करेंगे, इसके यूनिट निकालें. CGS सिस्टम और SI सिस्टम. पहले हमारे पास है SI सिस्टम, फिर हमारे पास CGS. सेम थिंग यहाँ पर SI, यहाँ पर क्या होगा CGS. एक SI और दूसरा क्या है CGS. तो SI सिस्टम क्या है? SI सिस्टम में वर्क का यूनिट होता है जॉल. SI सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या होता है? क्या होता है? जॉल. CGS सिस्टम में इसका यूनिट होता है अर्ग. ERG. क्या होता है? अर्ग. अब हम इसको डिफाइन करें. आपने सबसे पहले वर्क का फार्मूला, ठीक है. ये जो वर्क है ना, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वर्क की हम 9th वाली डेफिनेशन ही हम लेके चल रहे हैं. उसके बाद फिर मैं आपको +1 वाली डेफिनेशन बताऊंगा कि वर्क को हम लिखते कैसे हैं. सिंपल ऐसे नहीं लिखते W=F × तो मैं सिंपल आपको इसके बेसिक्स बता रहा हूँ आज, क्योंकि आज हमने यूनिट स्टार्ट किया है, तो इसमें मैं बेसिक्स बता रहा हूँ. उसके बाद फिर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में करेंगे. अभी तो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ. जाओ, जिसको जूल बोलते हैं, क्या बोलेंगे आप इसको? आपको पता है W किसके बराबर है? Fs. ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. C. और ये क्या होता है? 1 मीटर. ये 1 मीटर. सिंपल सी बात. फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर होता है. तो वर्क का यूनिट जूल का बना, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है. तो वर्क इज सेड टू बी 1 जूल. ध्यान से सुना. वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स displaces a body through a distance of 1 meter in the direction of force. समझ आई? अब हमें पता है कि हमने फोर्स लगानी है. कितनी फोर्स लगानी है? 1 न्यूटन. कितने तक डिस्प्लेस होना चाहिए? 1 मीटर तक. तब जो वर्क डन होगा, वो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? 1 जूल के बराबर. So work is said to be 1 joule if a force of 1 Newton displaces a body through a distance of 1 meter in the direction of force. Is that clear? समझ आ गई? This is 1 joule. Next आ गया हमारे पास अर्ग. फिर वही लिखो W = F × S. CGS में फोर्स का यूनिट क्या होता है? डाइन. डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर. तो ये 1 बना. So work is said to be 1 erg if a force of 1 dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter. मेरी बात समझ आई? Work is said to be 1 erg if a force of 1 dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter in the direction of the force. Right? क्लियर है? जिस तरफ को फोर्स लग रही है उसी तरफ को 1 सेंटीमीटर अगर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, जब आपने फोर्स 1 डाइन लगाई तो वो वर्क कितना हुआ? 1 अर्ग के बराबर. क्लियर हो गया? समझ आ गई? नाउ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क की तरफ चलेंगे. हमारे पास पहले एसआई सिस्टम में आता है, इसको बोलते हैं किलोग्राम मीटर. क्या बोलेंगे? एसआई सिस्टम में किलोग्राम मीटर. ग्रेविटेशनल यूनिट इन एसआई सिस्टम दैट इज किलोग्राम मीटर. कितना है? किलोग्राम मीटर. या
CGS में चलेंगे तो वो ग्राम सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल, यहाँ पर किलोग्राम है तो वहाँ पर क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर, GCM ग्राम सेंटीमीटर, GRAM लिख सकते हो आप, या GCM लिख सकते हो, ग्राम सेंटीमीटर। अब हमने इसको डिफाइन करना है। डिफाइन 1 किलोग्राम मीटर। व्हाट इज किलोग्राम मीटर? दैट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। अगर आप सोचिए व्हाट इज किलोग्राम मीटर, दैट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, राइट? तो इसको डिफाइन करें, ये बता दूं, जरूर तो नहीं, चलो रहने दो, लिखो वो हमें क्या बोलता है। So 1 kilogram meter of work is done. 1 kilogram meter of work is done when a force of 1 kilogram weight displaces a body through 1 meter in its own direction. नहीं समझ आई क्यों? ग्रेविटेशन, ध्यान से देखो, ये बताई देता है ना, इतना सा बता देता, अगर तो ये ना आपको पता चलना चाहिए, बाकी तो इसमें देखो वर्क क्या होता है, F/S कितनी होती है, 1 किलोग्राम वेट, याद है ना, सीरियसली काट दिया ये, 1 किलोग्राम वेट और ये है 1 मीटर, तो ये 1 किलोग्राम मीटर, सीरियसली काट दिया वो था, ये आगे आ गया कि नहीं? जब आपको किलोग्राम वेट ही नहीं पता होगा तो किलोग्राम मीटर कैसे डिफाइन करोगे, बताओ मुझे, एक्सप्लेन करो। इसलिए वो जो आपको टॉपिक करवाया वो भी करना है। सो 1 किलोग्राम मीटर डिफाइन करो, डिफाइन 1 किलोग्राम मीटर। व्हाट इज 1 किलोग्राम मीटर? तो बोलेगा कि है क्या है, ये पता ही नहीं है हमें। किलोग्राम मीटर जो है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क है, किसमें, SI सिस्टम में, तो आप उसको किलोग्राम मीटर को डिफाइन कर रहे हैं। तो 1 किलोग्राम मीटर वो होगा 1 किलोग्राम वेट इंटू 1 मीटर। डिफाइन कैसे करोगे? इसको डिफाइन करने के लिए किलोग्राम वेट को न्यूटन में कन्वर्ट कर दो। 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है? 9.81 न्यूटन। ये बन गया 1 मीटर। योर आंसर इज 9.81 न्यूटन। दिस इज 1 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम वेट आपने किया हुआ 9.81 न्यूटन के बराबर। सो अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। 1 kilogram meter of work is done when a force of 1 kilogram weight displaces a body to a distance of 1 meter in its own direction. The work is said to be 1 kilogram meter if a force of 1 kilogram weight displaces a body through a distance of 1 meter in its own direction. Got it? सिंपल। अब चलो ग्राम सेंटीमीटर में। ग्राम सेंटीमीटर में वही चीज़ आपने लिखनी है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्राम सेंटीमीटर का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जगह कम है। ग्राम सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर, यहाँ पर ग्राम वेट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्क किसके बराबर होता है? F/S। समझ आई? क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। और ग्रेविटेशन यूनिट ऑफ फोर्स ऑफ ये सिस्टम क्या होता है? क्या होता है? ग्राम सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोर्स क्या हुआ? 1 ग्राम वेट इनटू 1 सेंटीमीटर, 1 ग्राम सेंटीमीटर हुआ। सो वर्क इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर इफ अ फोर्स ऑफ 1 ग्राम वेट डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर इन इट्स ऑन डायरेक्शन। डेफिनेशन सारी एक ही है, लैंग्वेज एक ही है, बस आपने यही चीज करना है। वर्क इज सेड टू बी दिस, वर्क इज सेड टू 1 जूल, वर्क इज सेड टू 1 आवर, वर्क इज सेड टू 1 किलोग्राम मीटर, वर्क इज सेड टू 1 ग्राम सेंटीमीटर इफ अ फोर्स ऑफ दिस डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस दिस इन इट्स ऑन डायरेक्शन। बात करा, सभी की डेफिनेशन वही है। अब 1 ग्राम वेट, अगर हम 1 ग्राम वेट की बात करें, 1 ग्राम वेट होता है 981 टाइम के बराबर, ये भी किया होगा, इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ये बन गया 981 डाइन सेंटीमीटर। व्हाट इज डाइन सेंटीमीटर?
व्हाट इज 9 सेंटीमीटर? दैट इज अर्थ। तो रिलेशन भी दोनों के तैयार हो गए। देखो 1 ग्राम सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू अर्थ 981 अर्थ के बराबर, और 1 किलोग्राम मीटर 9.81 कितना होगा? यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है? 9.81 क्या आएगा? जूल आएगा। न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल। न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? जूल के बराबर। सो ये रिलेशन भी हमने ड्राइव कर ली कि हाउ मैनी ग्राम सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 अर्थ, या हाउ मैनी अर्थ्स आर देयर इन 1 ग्राम सेंटीमीटर, या हाउ मैनी जूल्स आर देयर 1 किलोग्राम मीटर। वो भी रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ये रिलेशंस दो नंबर के आते हैं कि हाउ मैनी जूल्स आर देयर 1 किलोग्राम मीटर, या हाउ मैनी 1 किलोग्राम मीटर आर देयर इन 1 जूल। 1 जूल में करना तो इसको डिवाइड कर देना, ऐसे करना, राइट। डेफिनेशन आपको समझ आ गई। अब हमारे पास आ गया कि ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ। ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट लेना तो लेना। डन। ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ। जूल एंड अर्थ में जूल जूल जो मर्जी बोलो यार, पता नहीं क्या है, राइट। आपने ड्राइव किया 1 जूल किसके बराबर का? 1 जूल किसके बराबर होगा बेटा? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये किया 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 मीटर में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। ये बन गया 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर मतलब अर्थ। तो 1 जूल जो है वो 10⁻⁷ अर्थ के बराबर होता है। ऐसे ही पढ़ते हो ना आप 9th में। 1 जूल 10⁻⁷ अर्थ के बराबर होता है। इसको रट लो, रटना नहीं है, मैंने ड्राइव करके बताया। ओके, क्लियर हो? पता चला? नाउ अदर यूनिट्स ऑफ वर्क, ये भी आपको पता होने चाहिए, राइट। अदर यूनिट्स ऑफ वर्क नोट करने हैं ये भी सारे के सारे। अदर यूनिट्स ऑफ वर्क, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। दूसरा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एम मतलब मेगा, MEGA, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। उसके बाद आ गया किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? पता होगा सभी को। यस, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, राइट। एक और लिखते 1 कैलोरी। कैलोरी सुना है? कोई बोलता है कैलोरी। 1 कैलोरी, CALORIE, इन शॉर्ट 1 CL लिखते हैं। 1 कैलोरी 4.186 जूल। सो ये सारे के सारे रिलेशंस आपने लर्न करने, राइट। क्लियर है? ये हम यूनिट आगे करेंगे।
क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी वर्क डन की हम एक्चुअल डेफिनेशन कर लेते हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। बस ये करेंगे, फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप जाके खेलो बाहर, है ना। क्या खेलना, बड़े बच्चे हो गए, अब आपने क्या खेलना, बाहर तो जा ही नहीं सकते, है ना। हाँ, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स कैसे देखना है। हमारे पास एक बॉडी है, ये बॉडी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बॉडी है। उस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, ये लगी फोर्स, बॉडी के ऊपर क्या लग रही है, फोर्स। अब हम किसी बॉडी को खींचेंगे यार, लेट के थोड़ा खींचेंगे, आप फिर वही बात करते हो। कई बच्चे कहते हैं कि सर फोर्स आप इस तरफ को क्यों लगा रहे हैं, हम लेट के थोड़ा खींच रहे हैं यार। आपने ये टेबल खींचना है तो आप पहले टेबल के बराबर आओगे, लेटोगे नीचे तब खींचोगे। आपने बस को धक्का लगाना है और पहले क्या करोगे, जिस तरफ से धक्का लगा उस तरफ को लेटोगे। आप हमेशा ऐसे फोर्स लगाते हो, किसी एंगल से लगाते हो। किसी एंगल से क्या लगाते हो, किसी आपने चेयर अपनी तरफ करनी है तो पहले चेयर के बराबर होगे फिर फोर्स लगाओगे। क्या बात करते हो हैं। तो हमारे पास जो फोर्स है वो हमने किसी एंगल से लगाई, राइट, खींचा इसको। ये जब हम इसको खींच रहे हैं यहां पर पहुंच रही है, थ्रू अ डिस्टेंस एस, डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल डिस्टेंस करते हैं ये, राइट। किसी एंगल से फोर्स लगाई तो ये एंगल क्या बन गया, तो एफ का इस तरफ का कंपोनेंट क्या होगा, एफ साइन थीटा, ये तो पता है। इस तरफ को क्या होगा, एफ कॉस। एफ के दो कंपोनेंट बन गए, एक एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है बच्चा लोग, कि बॉडी ए पोजीशन से बी पोजीशन को चली गई, लेकिन वो इस कंपोनेंट के कारण थोड़ा गई ना, इसके कारण गई, वो इस कंपोनेंट के कारण गई, एफ कॉस थीटा के कारण। समझ आई। तो हमने एफ को रिजॉल्व कर दिया टू कंपोनेंट। एफ कॉस थीटा कंपोनेंट जो है दैट इज अ कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। एफ कॉस थीटा जो है दैट इज अ कंपोनेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। और एफ साइन थीटा क्या है, व्हाट इज एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा क्या है, उसके परपेंडिकुलर है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। that is perpendicular to the direction of displacement, right? क्लियर है, पता चला। एक है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, एक है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक है इन द डायरेक्शन, दूसरा क्या है परपेंडिकुलर। आप बॉडी को इस तरफ को जा रही है, इसका मतलब कॉस थीटा कंपोनेंट, तो आपका वर्क डन क्या हुआ, एफ कितना है, एफ कॉस थीटा, फोर्स इतनी है, कितना मूव किया, एस डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या हो गया, एफ एस कॉस थीटा। तो असली वर्क डन बेटा ये होता है एफ डॉट एस, क्योंकि एफ डॉट एस किसके बराबर होता है, एफ कॉस थीटा के बराबर होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारी +1 में डेफिनेशन चल रही है बेटा। पहले जो हमने किया वो पिछली क्लास वाला ही कर दिया, समझ आई। तो जब भी हम फोर्स की बात करते हैं तो वर्क डन बाय द फोर्स दैट इज इक्वल टू स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। आपने स्केलर के स्पेलिंग लिखे हैं SCALER। अरे यार स्केलर SCALAR
यहाँ पे ए होता है, आप सारे के सारे ई लिख रहे हो। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तो वर्क डन जो है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ आई? क्लियर? पता चला? अब हमारे पास जो वर्क डन है वो कितने तरह का होता है? अगर हम वर्क डन की बात करें तो वो कितने तरह का होता है, ये नोट कर लिया आपने। अब वर्क डन जब आपके पास डब्ल्यू एफ डॉट एस के बराबर आ गया तो हमारे पास वर्क डन भी कितने तरह का होगा? तीन तरह का होगा। कैसे? नंबर 1 पॉजिटिव वर्क डन, नंबर 2 नेगेटिव वर्क डन, नंबर 3 जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है? पॉजिटिव वर्क डन जब हमारे पास ये वर्क डन क्या है, ये देखो एफ डॉट एस मतलब एफ एस cos थीटा। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब थीटा हमारे पास क्या होगा? 0। अगर थीटा 0 है मतलब अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या है? 0। जिस तरफ को फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी तरफ को बॉडी जा रही है तो आपका वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप टेबल को धक्का दे रहे हो, जिस तरफ को आप धक्का दे रहे हो उसी तरफ को जा रहा है, दैट इज पॉजिटिव वर्क डन। उसके बाद नेगेटिव वर्क डन, अगर थीटा 180 है, यहाँ पर cos 180 पुट करके देख लो, cos 180 की और -1 cos 180 जो है वो -1 होता है, तो वर्क डन माइनस आता है। नेगेटिव वर्क डन कब होता है? कि आप फोर्स सिस्टम को बॉडी आपकी तरफ आ रही है, हो सकता है ऐसे होता है? अभी सोचो, होता है कि आप फोर्स सिस्टम को और बॉडी आपकी तरफ आ रही है? सोचना फिर मुझे बताना। थर्ड जीरो वर्क डन, जब थीटा क्या होता है? 90। क्योंकि अगर आप यहाँ पर 90 पुट करोगे cos 90 होता है 0, तो वर्क डन क्या हो गया? अगर आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इसमें एंगल 90 है तो आपका वर्क डन क्या होगा? 0। एग्जाम्पल जैसे कुली है, आपने कुली को बोला सामान उठा और ले जा, उसने सामान सिर के ऊपर रखा हुआ और वो जा रहा है, फोर्स किस तरफ को है? वेट किस तरफ को है? नीचे की तरफ। जा किस तरफ रहा है? वो आगे की तरफ, तो एंगल कितना होगा? इस तरफ को वेट है, फोर्स, वेट क्या होती है? फोर्स। जा वो इस तरफ को रहा है तो एंगल कितना हुआ? 90, तो वर्क डन क्या हुआ उसका? 0। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप सिर के ऊपर कोई भी चीज़ रख के जा रहे हो और आप बोले हमने काम किया है, तो आपने तो काम कुछ भी नहीं किया, क्योंकि वेट नीचे की तरफ है और आप आगे की तरफ जा रहे हो, तो एंगल कितना है? 90। तो एंगल 90 है तो वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। राइट? क्लियर है? समझ आ गई? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ऐसे। राइट? आप किसी बस को धक्का दे रहे हो, आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो, या आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, जिस तरफ को आप कंप्रेस कर रहे हो उसी तरफ को क्या जा रही है? स्प्रिंग जा रहा है, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव। आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो, इसका मतलब जिस तरफ को स्ट्रेच कर रहे हो उस तरफ को जा रहा है, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव। समझ आ रही? राइट? आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, वर्क डन 0। कैसे? आपका वेट नीचे की तरफ है, आप आगे की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, वेट आपका नीचे की तरफ है, आप इस तरफ को जा रहे हो, तो एंगल कितना हुआ? 90, तो वर्क डन क्या हो गया? 0। समझ आ गई? ऐसे दिमाग लगाना है। और नेगेटिव वर्क डन की एग्जांपल ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से। टग ऑफ वार सुना है आपने? टग ऑफ वार, रस्सा कसी जिसको बोलते हैं, जिसकी तरफ रस्सा आ जाएगा वो जीत जाएगा, जिसकी तरफ रस्सा आ जाएगा वो जीत जाएगा। ऐसे होता ना, वो नीचे लगाए होते हैं उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, टैग सा लगाया होता है, जो टैग लाइन से इधर आ गया वो जीत गया। अब जो तो विनिंग टीम है, जिस तरफ को वो खींच रही है, विनिंग टीम अपनी तरफ खींच रही है तो अपनी तरफ ही आ गई, तो जिस तरफ को वो खींच रही थी उसी तरफ को जा रही थी, वर्क डन पॉजिटिव। लेकिन जो लूजिंग टीम थी, वर्क डन बाय द लूजिंग टीम, वो खींच रही थी अपनी तरफ लेकिन जा किस तरफ को रहे थे? आगे की तरफ, तो वर्क डन बाय द लूजिंग टीम
नेगेटिव हो गया। अब समझ आई, क्योंकि वो खींच तो अपनी तरफ रहे थे लेकिन जा किस तरफ को रहे थे, आगे की तरफ, क्योंकि जो विनिंग टीम है वो उनको अपनी तरफ खींच रही थी। मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ रस्सी, मैं हार रहा हूँ, सपोज करो मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ, मैं खींच तो फोर्स तो मैंने अपनी तरफ लगाई है, लेकिन हम जा किस तरफ को रहे थे, आगे की तरफ, तो वर्क डन बाय द लूजिंग टीम, वो नेगेटिव होगा। जब आप ब्रेक सप्लाई करते हो गाड़ी की, साइकिल की, मोटरसाइकिल की, जब हम ब्रेक सप्लाई करते हैं तो जो वर्क डन होता है बाय द फ्रिक्शनल फोर्स वो भी नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ही नेगेटिव होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन से अपोजिट लगती है। तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ को है, बॉडी इस तरफ को जा रही है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ आ गई? फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ को जा रही है, मान लो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, बॉडी आपकी इस तरफ को जा रही है, तो वर्क डन नेगेटिव ही होगा, क्योंकि 180 का टिकट। सिमिलरली वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। मैंने पत्थर ऊपर की तरफ फेंका लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रही है और बॉडी ऊपर तरफ की जा रही है, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस सिचुएशन दैट इज नेगेटिव। क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो वो नेगेटिव। अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रही है, बॉडी भी नीचे की तरफ जा रही है, तो वर्क डन बाय दैट ग्रेविटेशन फोर्स इन दैट सिचुएशन दैट इज पॉजिटिव। तो ध्यान देना है आपने, ये नहीं है कि सर ने बोला वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, नहीं, सिचुएशन के ऊपर। बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, फोर्स नीचे की तरफ है, तो वर्क डन नेगेटिव। बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, फोर्स भी नीचे की तरफ है, तो वर्क डन पॉजिटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, ये आपने पक्का ही रखा। दूसरा, नेक्स्ट, कि जब आपने ब्रेक सप्लाई की तो वो तो आपके पास हो गया, है ना। अब आपने बताना वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, ध्यान से सुनो। हमारे पास कोई बॉडी, अरे छोड़ो, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स बताना है मुझे तो, ठीक है। हमारे पास कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, राइट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है उसके ऊपर। सो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, ये आपने मुझे कल को बताना है। गुड बाय।